हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, यानी उन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल यूसीएस 6 क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 7। जानेंगे जीवन का आधार पर्यावरण, इसके क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाले वीडियो में इसके बेसिक थ्योरी पर हम लोग चर्चा कर लिया है। आज हम लोग इस सेशन में, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे उसके क्वेश्चन आंसर पर। तो चलिए फ्रेंड, हमारा सबसे दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न, और इसमें दिया हुआ है कि सही विकल्प को चुने। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसको आपको सही जगह पर उसका सही टिक करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि जल प्रदूषण हो रहा है। यानी आपको क्या दिया है बाबू कि जल प्रदूषण हो रहा है, उसका यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, आपको उसको कारण बतलाना है। पहला है, हम लोग देख रहे हैं कि पौधों के कटाव से, वाहन को चलने से, पानी के पीने से, या पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर आपका आंसर हम लोग का यहाँ पर ये कर लीजिएगा ठीक है, कि पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जो रेड कलर से हो गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पर। 2 दिया हुआ है कि नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। यानी नदी या तालाब की जो पानी है उसकी शुद्धता हो सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है कि मच्छर पालने से, तोता से यानी तोता पालने से, बतख पालने से, मछली पालने से। यानी नदी तालाब के जो पानी की शुद्ध करने की प्रक्रिया है वह किससे हो सकता है? तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मछली, यानी मछली पालने से। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला जो हम लोग रेड कलर से किए हुए हैं, आप इसका आंसर यहाँ पर टिक अप कर लीजिएगा। ये आपका घ नंबर में आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है कि वृक्षों की तेजी से कटाव से, भवनों का निर्माण से, और दिया है आधारभूत संरचना का निर्माण से, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका बाबू आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इस पर टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद से बात करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको सुनते हैं। देखते हैं, ऑप्शन 1 दिया हुआ है खूब पौधा लगाना चाहिए। यानी ऑप्शन 1 देख रहे हैं कि खूब पौधा लगाना चाहिए। फिर सेकंड देख रहे हैं कि गंदे जल को उचित निकासी का प्रबंध करना चाहिए। फिर ग देख रहे हैं हम लोग कि गाड़ी का कम उपयोग करना चाहिए। उसके बाद से घ देख रहे हैं उपयुक्त सभी। तो यानी तीनों ऑप्शन क्या है जी, आपसे रिलेटेड है, और यहाँ पर आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप इसको टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर के रूप में प्राप्त आपको हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन, यानी 1 के ही 2 में दिया हुआ है कि खाली जगहों को भरिए। यानी कुछ रिक्त स्थान दे दिया गया है आपको गैस, और अब आपको वहां पर क्या करना है? खाली स्थान यानी रिक्त स्थान को वहां पर पूर्ति करना है सही शब्द से। ठीक है, तो हमारा 1 दिया हुआ है खाली स्थान यानी डैश गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। यानी वह कौन सा गैस है जो वायु प्रदूषण करता है? तो हमने अपने बेसिक थ्योरम में चर्चा किया था कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी CO2, कौन सा गैस है बाबू? CO2 हमारा जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र है, जो क्या करता है? गैस यानी गैस जो वायुमंडल में गैस होते हैं उसे वायु प्रदूषण का फैलाने का उसमें उसकी भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि ध्वनि की तीव्रता को डैश में मापते हैं। यानी ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाबू डेसीबल। क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा डेसीबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेसीबल। उसके बाद से देख रहे हैं
को संरक्षित जलीय जीव घोषित किया जाता है। यानी वह कौन सा जो जीव है जिसको हम लोग जलीय जीव के रूप में घोषित उसको किया जाता है, यानी जल को साफ करने के लिए, उसको जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर बाबू यहाँ पर हो जाएगा डॉल्फिन। यानी बोलचाल की भाषा में हम लोग डॉल्फिन के तो सोस भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या होता है बाबू? डॉल्फिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप वहाँ पर भर लीजिएगा डॉल्फिन। आपका सही आंसर डॉल्फिन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डॉल्फिन आप आंसर कर दीजिएगा। आपका यहाँ पर क्या होता है कि डॉल्फिन क्या करती है? जल को, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसको घोषित किया गया है। इसका क्या कार्य है? यह गंगा नदी में रहती है और जल को शुद्ध करने में मदद करती है। उसके बाद से हमने कुछ जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसको हमने नोटबुक में आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहे यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको क्या करना है यहाँ पर बाबू कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है आपको यहाँ पर उसका आंसर करना है। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी जो वृक्ष की संख्या की वृद्धि की बात की जाए तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपको वो बतलाना है। ठीक है गाइस, यानी आपको बतलाना है कि वृक्ष में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, उसका उपाय क्या क्या है आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखेगा कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ख्याल से पर्याप्त वृक्षारोपण संकल्प लेना चाहिए। यानी ख्याल से ज़्यादा क्या करना चाहिए? पर्याप्त वृक्षारोपण का संकल्प लेना चाहिए। और हमें प्रण करना चाहिए, यानी प्रण करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं। यानी ये बात की प्रण करना पड़ेगा कि हम क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। और जो दूसरे नागरिक हैं, दूसरे सिटीजन हैं, तो उनको भी क्या करें? ये बात को उनको सूचित करें और उनको पेड़ पौधा की लाभ के बारे में बतलाएं और उन्हें अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। वर्ष में कम से कम 10 या 12 पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें। यानी जो आप 1 वर्ष का समय गुजारते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 पौधे कम से कम आपको लगाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपना, देख रहे हैं आगे वाले पॉइंट में कि पेड़ लगाने के साथ ही साथ उसने जीव जंतु से बचाने के लिए पानी छाया की ख्याल रखना जरूरी है। यानी पानी छाया की क्या करना चाहिए बाबू? ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो आपका पेड़ क्या हो, जो भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं वो क्या हो, एक अच्छी तरह से जीवित रहे और एक हमारा क्या हो, सफल पेड़ बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे कि विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए हम प्रथम प्रयास कर सकते हैं। यानी हम लोग जो विद्यालय में अपना अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वहाँ पर शुद्ध बनाने के लिए हम लोग अनेक प्रकार के पौधे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे चमेली, गुलाब, चंपा आदि पौधा का हम अपने प्रयोग कर सकते हैं। आंगन को हरा भरा कर सकते हैं और आंगन को भी, यानी अपने घर के आंगन को भी क्या कर सकते हैं हम लोग? हरा भरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर इस रूप में हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि नदियों के जल को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी जो आपका नदी है उसको स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको आपको बाबू बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए, यानी जो नदी का जल होता है उसको स्वच्छ रखने के लिए निम्न कार्य किया जा सकता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है क्या कि गांव नगर के नाले नलियों को नदियों तक पहुंचाने से पहले ही रोककर गड्ढे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ देंगे। यानी जो आपका जो नाला से पानी निकल रहा है, यानी जो अपने घर के जो दूषित पानी का जो नल के माध्यम से आपका पानी नाला के माध्यम से निकल रहा है, उसको क्या करना है कि गड्ढा में ही रोककर उससे क्या करें, तब सुरक्षित करके उसको तब नदी में प्रवाहित होने दें। उसके बाद से दिया हुआ है कि नदी तट पर अवस्थित कल कारखाने को कचरा, प्रदूषित रसायन इत्यादि वर्ज्य पदार्थों को नदी में फेंकने से रोकने का प्रयास करें। यानी जो भी हम लोग नदी किनारे
कल कारखाना बसे होते हैं उसमें क्या होता है कि कचरा जाने से रोकना चाहिए, उसमें अधिक से अधिक कचरा ना जाए, उसको वहाँ से उसमें उसका दूषित जल ना जाए, इसको क्या करना चाहिए, वहाँ पर रोकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे तो दिया हुआ है कि मृत पशुओं को शव को नदी में नहीं बहाना चाहिए। यानी जो आपके गांव देहात या जो शहर में जीव जंतु मर जाते हैं, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, या कोई जंतु मर जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं नागरिक लोग, क्या करते हैं कोई लोग क्या करता है, उसको नदी में ले जाकर प्रवाहित कर देता है। इससे भी क्या होता है कि वहाँ के जो जल होता है दूषित हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है कि गंदे कपड़े एवं हानिकारक डिटर्जेंट के पानी को प्रवेश में से रोकने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो हम लोग अपने उपयोग में डिटर्जेंट यानी साबुन या सरफ हो गया या हानिकारक डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह क्या हो सकता है कि वो आपका जल जो होगा, अगर हम नहीं करते हैं तो जल दूषित नहीं होगा। इस तरह हम लोग जल को संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, ये देखिएगा, दिया हुआ है कि उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यानी आपको एक सूची बनाना है। आपको क्या करना है बाबू, एक सूची बनाना है कि उनसे जो हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित होने से नुकसान पहुंचता है उसके बारे में आपको बतलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि वे क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। यानी जो हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसका क्रियाकलाप निम्नलिखित है। पहला देखिए, खनिज ईंधनों से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं। यानी जो खनिज ईंधन से चलने वाली गाड़ी होती है उनसे निकलने वाले धुएं से भी क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। उसके बाद से देखेंगे कि खनिज कोयले जलाने वाले कल कारखानों से निकलने वाले धुएं। यानी जो खनिज कारखाने होते हैं उससे जो धुआं निकलता है वह भी क्या करता है, हमारे पर्यावरण को दूषित करने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी उसको हम लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद से थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, दिया हुआ कि पेड़ पौधा की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यानी पेड़ पौधा की अंधाधुंध कटाई से ही क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगला पॉइंट की बात करेंगे। दिया हुआ है कि आवाज करने वाले कारखानों तथा मोटर वाहनों के कर्कश हॉर्न की आवाज से भी हमारा क्या हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको आंसर के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अगला पॉइंट देख रहे हैं कि नदी, तालाब, कुआं आदि को जल को गंदा करने से ये भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन में उसका मदद हो रहा है। यानी नदी, तालाब हो गया, कुआं हो गया आदि के जल को गंदा करने से हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण फैल रहा है। उसके बाद से 6 नंबर पॉइंट देखेंगे कि पॉलीथीन के उपयोग से, यानी पॉलीथीन जो हम लोग अपने दिनचर्या में यानी डेली जो हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर ये 6 आप पॉइंट डाल दीजिएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, इसको आपको लिखना है। यानी पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं आपको इसको लिखना है कि हम लोग पॉलीथीन का यूज किस किस रूप में करते हैं, इसको आपको लिखना है दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि रद्दी कागज को ठोंगा के साथ जूट के थैला, यानी जो रद्दी कागज होता है उसके साथ जूट के जो थैला होता है उसमें किया जाता है। कपड़े का थैला में किया जाता है, यानी जो हम लोग कपड़ा लेते हैं उसमें भी थैला के रूप में प्लास्टिक का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार थैला पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। यानी प्लास्टिक के जो थैला हो गया वो कपड़ा के रूप में भी कर सकते हैं। जो हम लोग मार्केट सब्जी के लेने जाते हैं उसमें भी प्लास्टिक का ही थैला के रूप में वो लोग दे देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे विकल्प हैं जहाँ पर पॉलीथीन का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि शहरी और ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर है दिखाएं। यानी आपको दिया हुआ है कि शहरी और ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर है, आपको इसको दिखाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा बाबू कि शहरी और ग्रामीण पर्यावरण में निम्न अंतर दिखाई देता है। यानी जो शहरी इलाका होता है और जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें निम्न आपको अंतर दिखने को
मिलता है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे धुआं उगलती कल कारखाने, यानी शहर में क्या होता है कि धुआं उगलती कल कारखाने, चिमनियाँ, बड़े बड़े दुकान एवं मॉल, सरपट भागती रंग बिरंगे गाड़ियाँ, कतारें और उनसे निकलने वाले धुएं, गाड़ियाँ का शोर और चकाचौंध हॉर्न की तेज कर्कश आवाज़, लोगों को भीड़ तथा हवा की कमी से सभी हमें शहरी पर्यावरण को, यानी जो हवा की कमी होते हैं, ये सभी हमें शहरी पर्यावरण में देखने को मिलता है। यानी ये सब हम लोग जो कारण देखते हैं, ये सब किसमें अधिकांश देखने को मिलता है, हमें शहरी पर्यावरण में देखने को मिलता है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि गाँवों की बात करें तो गाँवों में हरे भरे खेत, यानी गाँवों में हरे भरे खेत, हरियाली बाग बगीचे, आकाश में उड़ती एवं कलह करती पक्षियों, खिले फूल, नदी में तैरते बतख, शुद्ध हवा, ये सभी ग्रामीण पर्यावरण को हमें देखने को मिलता है। यानी ग्रामीण पर्यावरण में क्या मिलता है कि हरे भरे खेत, बगीचे, आकाश में उड़ती तितलियाँ और बतख का कलह, ये सब हम लोग को ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि टम टम, रिक्शा देखने को आदि को ये सब मिलता है। यानी हम लोग यातायात के रूप में अधिकांश गाड़ी का उपयोग न कर हम लोग क्या करते हैं, टमटम रिक्शा हो गया या ऑटो हो गया, इसका हम लोग छोटे वाहन का ज़्यादा विकल्प करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कम दूरी तय करने के लिए साइकिल का भी उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में पोल्यूशन यानी प्रदूषण फैलने की संभावना कम बनी रहती है और शहरी इलाकों में प्रदूषण फैलने की संभावना अधिक बनी रहती है। यही कारण है। ठीक है, उसके बाद से अपना अगला क्वेश्चन है, देखिएगा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रदूषण के क्या कारण है, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी प्रदूषण का क्या कारण है और इनका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इसको आपको गाइस बतलाना है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। यानी जो हमारा प्रदूषण है उसका भी क्या है जी, निम्नलिखित कारण है। पहला देखिएगा, पहला दिया हुआ है कल कारखानों से निकलने अवशिष्ट पदार्थ का नदी तालाबों में गिरना तथा कारखानों के संयंत्रों के निकलने वाले विषैले गैस। यानी जो नदी का जल दूषित होता है वह कल कारखाने से निकले हुए अवशिष्ट जल से ही होता है और उनसे जो विषैले गैस निकलता है, उनसे भी जो विषैले गैस निकलता है वह भी क्या करता है, हमारे वायु प्रदूषण को फैलाने में मदद करता है। उसके बाद से हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि वाहनों की संख्या में वृद्धि। यानी शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, यानी पोल्यूशन फैलाने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि वाहनों की संख्या में वृद्धि, पेड़ पौधा तथा जंगलों की कटाई, पॉलीथीन का अधिक प्रयोग, अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी, वायु में हानिकारक गैसों की मात्रा का बढ़ जाना। यानी वायु में हानिकारक गैस की जब मात्रा बढ़ जाएगी, इससे भी क्या होगा कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण फैलने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद से देख रहे हैं कि नदी तालाबों में जानवरों को नहलाने तथा गंदे कपड़ों को धोने के कारण आदि, ये उपयुक्त के कारण का अत्यधिक बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यानी हम लोग इन सब का जो हम लोग अपने दिनचर्या में अपने स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए ये सब हम लोग जो उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है और हमारे जीवन पर और हमारे जान माल पर बुरे असर डालता है। जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग देख रहे हैं। और अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे जीवन पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन पर पड़ता है। प्रदूषण के बुरे प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण का प्रकोप हमें झेलने को पड़ता है। यानी इन सब को जब हम लोग जो हमारा कल कारखाना हो गया, नदी पोल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये सब जो प्रदूषित होते हैं तो हमारे जीवन पर क्या होता है, बुरा असर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को भी आंसर के रूप में हम लोग कर दिए। और यहाँ पर और दिया हुआ है पॉइंट आपका कि जहाँ वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी रोग होता है। यानी वायु पोल्यूशन से अगर वायु पोल्यूशन हो रहा है तो उससे श्वास संबंधी रोग होता है, जैसे टीबी हो गया। ये ध्वनि प्रदूषण से कान तथा तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी होती है। यानी ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो क्या होता है
तो ये आपको कान की समस्या उत्पन्न करती है, और तंत्रिका संबंधी, मस्तिष्क संबंधी ये सब बीमारी होती है। और वायु प्रदूषण की बात करें तो इसमें टीबी या श्वास संबंधी बीमारी होती है। और जल प्रदूषण की बात करें तो डायरिया या शामिल होता है। अब बात करेंगे जहाँ वायु प्रदूषण संबंधी रोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे टीबी, श्वास संबंधी फेफड़ा, और ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो कान तथा तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी होती है। यानी ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, हमारा कान को प्रभावित करता है ध्वनि प्रदूषण, और तंत्रिका संबंधित मस्तिष्क का रोग, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। और जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण से पेट संबंधित कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे पीलिया हो गया, डायरिया हो गया आदि रोग उत्पन्न करने का काम करता है कौन सा, तो जल प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में दे दीजिएगा। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग का अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। दिया हुआ है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। यानी हम जो अपने दिनचर्या में जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का समस्या का सामना करना पड़ता है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको उसको समझाना है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा। यानी पर्याप्त मात्रा में क्या करना होगा बाबू, वृक्षारोपण करना होगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने के लिए सख्त कानूनों का पालन करना होगा तथा हर हालत में कटाई रोकने होगा। यानी हर हालत में पेड़ की कटाई रोकना होगा। फ्रिज, एसी, जनरेटर से बिजली के अन्य संयंत्रों अनुचित उपयोग रोककर ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। यानी हम लोग जो अपने दिनचर्या में ये सब का उपयोग करते हैं, इसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, और जहाँ पर ये आवश्यक ना हो उसको वहाँ पर कानून बनाकर सख्त उसको कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोकने के लिए अवांछनीय वाहनों का प्रयोग को भी कम किया जा सकता है। यानी अवांछनीय वाहन जो होते हैं, जो नहीं चलने वाले वाहन होते हैं, जैसे कि कोई किसी का गाड़ी बिगड़ जाता है या वो अधिक धुआं देने लगती है, तो उसको नहीं चलने देना चाहिए, उसको वहाँ पर रोक लगाना चाहिए ताकि वो अपना गाड़ी बनाए, नहीं तो उस गाड़ी को उस रिटायर में डाल दे। जिससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण नहीं होगा और हमें अपने जीवन पर, जान मान पर हानि नहीं होगी। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया हुआ है आपको कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें, उनका संक्षिप्त विवरण भी दें। यानी प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को भी लिखना है और उनका संक्षिप्त विवरण भी देना है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या परिभाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। यानी पोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे पोल्यूशन हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे क्लास में आपको बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखिएगा, हमारा फर्स्ट दिया हुआ है वायु प्रदूषण। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का वायु प्रदूषण। तो जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वायु पोल्यूशन होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा वायु पोल्यूशन में, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैस जब वायुमंडल में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग का ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क की पीड़ा दे। यानी जो क्या करे, कानों जो हो गया, हमारा कान हो गया ईयर, और मस्तिष्क हो गया जो हमारा हेड है, वो ध्वनि के कारण हमें पीड़ा देता है, जिससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना होती है। और ये ध्वनि प्रदूषण अनावश्यक डीजे या लाउड स्पीकर को तेज आवाज में बजाने के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में हम लोग देख रहे हैं कि जल में काफ़ी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक
गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने में लायक न रहे। यानी जल जब प्रदूषित हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि वो उपयोग करने लायक नहीं रहेगा, जिससे क्या होता है जल प्रदूषण उसे कहते हैं। यानी जब वह जल नुकसानदेह हो जाएगा, अनुपयोग हो जाएगा, यानी उपयोग करने लायक वह नहीं रहेगा, तो उस जल को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिए। आप यहाँ पर जल की जो परिभाषा है आप यहाँ से लिख सकते हैं और इस 9 नंबर क्वेश्चन को आंसर के रूप में दे सकते हैं। इस तरह हम लोग को क्लास 7 का अध्याय 7 हम लोग कंप्लीट किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।